गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में मोमेंटम कंजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। कल अपन ने थोड़ा मोमेंटम के बारे में बात किया कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल है, इन सब बातों पर अपन ने गौर किया। आज उसी कंजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो संरक्षी व असंरक्षी बल। तो इसमें क्या है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि संरक्षी बल कौन सा है। अब अपना मोमेंटम कंजर्वेशन है, जो संवेग संरक्षण है, उसमें बल का संरक्षी होना या बल का असंरक्षी होना क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जब अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की थ्योरम को प्रूव करेंगे उसमें काम आएगा। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन के द्वारा इनको अपन समझ लेते हैं कि व्हेन वर्क डन बाय अ फोर्स डजंट डिपेंड ऑन ए पाथ, कि किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। अर्थात यूँ मानिए कि यह एक निकाय सिस्टम पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है एक सिस्टम में। तो आपने एक रास्ता ये चुना, एक रास्ता ये चुना और एक रास्ता ये चुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में किया गया कार्य है वो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों पथों पर समान होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो बल है वो संरक्षी होगा, संरक्षी किस्म का होगा बल। अगर वह किया गया कार्य है वह पाथ डिपेंडेंट हो, अर्थात पथ पर निर्भर करता हो, तो वह बल है वह असंरक्षी बल होगा, इसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। साथ में इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि जो असंरक्षी बल होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि अपन को पता है कि बल का मेन रोल क्या होता है कार्य करने के लिए, कि कार्य की परिभाषा क्या है, वर्क डन बाय ए फोर्स। तो दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। अपन को जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। किसी भी बॉडी को, निकाय को डी एस विस्थापन तक चलने के लिए किया गया आरोपित किया गया बल F है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है F डॉट डी एस होता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों वेक्टर हैं। जहाँ पर F और डी एस जो विस्थापन और बल है दोनों की दिशा इम्पोर्टेंट होती है, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, असंरक्षी बल होते हैं, दे डोंट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी विद एसोसिएटेड विद देम। कहने का मतलब ये है कि जो असंरक्षी बल होते हैं उसके साथ में जो है वो स्थितिज ऊर्जा का कोई इसमें रोल नहीं होता है, उसकी सक्रियता नहीं होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वह केवल और केवल संरक्षी बलों के द्वारा दर्शाई जाती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर किसी भी दिए गए फंक्शन का कर्ल, अभी आपके लिए कर्ल शायद इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो, आपके कोर्स का ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई भी बल है वह संरक्षी है तो उसका कर्ल, अर्थात किसी भी लूप के लिए, किसी भी बंद पथ के लिए किया गया कार्य के लिए अगर बल का मान 0 है तो उसके रेस्पेक्ट में एक ऐसा फंक्शन, एक फलन डिफाइन कर सकते हैं जो कि अदिश हो लेकिन जिसका डाइवर्जेंस है वो सदिश हो। तो अपन जब कोई भी बल संरक्षी है तो उसके सापेक्ष एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, फलन डिफाइन कर सकते हैं, और वह फलन होगा स्थिति पर डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट होगा, और उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो कि असंरक्षी बल के लिए नहीं होता है। क्योंकि फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी देखिए कि किसी भी जो असंरक्षी बल है उसके द्वारा किया गया कार्य W है वह नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें परिवर्तन प्लस जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन, दोनों के बराबर होता है असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। ये देखिए इसमें इम्पोर्टेंट। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब अपन मोमेंटम के संरक्षण की बात करेंगे तो उसमें अपन ने कहा था कि मोमेंटम एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशात्मक गुण, अच्छा हर दिशा में वह संरक्षी होना चाहिए, हर कण के लिए वह अलग से संरक्षी होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन
मोमेंटम कंजर्वेशन को देखने के लिए, ये कोई एक m द्रव्यमान का पार्टिकल है, बॉडी है, जिसका वेग v है और जिसका मोमेंटम p1 है। दूसरा है वह जो पार्टिकल बॉडी है, पार्टिकल या बॉडी या को निकाय है, वह m2 है, द्रव्यमान है, जिसका वेग v2 है और इसका मोमेंटम p2 है। तो ये है, ये टू पार्टिकल सिस्टम है, एक आइसोलेट सिस्टम है, विलगित निकाय एक आइसोलेट सिस्टम है जिसका बाह्य निकाय का इस पर कोई भी असर या प्रभाव नहीं है। इस बात का खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस निकाय का, जब ये निकाय विलगित निकाय है तो इसका अपना एक मोमेंटम होगा, तो इसका मोमेंटम और संवेग कितना होगा, मोमेंटम या संवेग होगा p टोटल बराबर p1 प्लस p2, अर्थात कण 1 का संवेग प्लस कण 2 का संवेग हो गया कुल संवेग। अब इन कणों के लिए अगर कोई भी इंटरेक्शन करते हैं ये कण आपस में, इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है टक्कर से, जैसे दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं। मैंने कैरम का एग्जांपल दिया था, स्नूकर का एग्जांपल दिया है कि स्नूकर खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, स्ट्राइकर जो पेनी जो होते हैं उनसे टकराता है। ठीक वैसे ही जब ये दोनों कण आपस में टक्कर करते हैं, अभी अपन टक्कर के अंदर इलास्टिक नॉन इलास्टिक टक्कर की बात नहीं कर रहे हैं, आगे के चैप्टर में इसको आगे के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तब कण 1 के लिए प्रारंभिक अवस्था में संवेग, सपोज मैंने p1i माना है कि इसका जो प्रारंभिक संवेग है वो p1i है, और कण 2 के लिए p2i है। तो प्रारंभिक संवेग अर्थात टक्कर करने से पहले का संवेग, टोटल संवेग हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, इसके लिए p1i और इसके लिए p2i। टक्कर के बाद में इसका हो जाएगा p1f और ये p2f। तो ये हो गया इज इक्वल टू p1f प्लस p2f, अर्थात प्रारंभिक जो संवेग है या किसी भी घटना से पहले का संवेग है, कुल संवेग वह घटना के बाद के कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। साथ में ये भी है कि टोटल मोमेंटम इन ईच डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंटली कंजर्व्ड, जो अपन ने पहले बात की थी कि हर दिशा के अंदर, अगर मान लीजिए कण है, सपोज मैं इसको एग्जांपल दूं कि ये कण है, ये ऐसे आपस में टक्कर कर रहे हैं ऐसे, तो ये एक अक्ष दिशा में टक्कर कर रहे हैं सपोज, तो टक्कर के बाद में इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, किधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, किधर भी दिशा। तो अगर ये अक्ष दिशा में जाएंगे तब तो उनको अक्ष दिशा का मोमेंटम ही कंजर्वेशन अपन देखेंगे। लेकिन अगर ये किसी कोण पर चला गया, सपोज थीटा कोण पर यह है चला गया टक्कर के बाद में, इसका रास्ता ये हो गया, पाथ ये हो गया, तब इसमें एक्स और वाई दोनों दिशाओं के कंपोनेंट, दोनों दिशाओं के जो घटक हैं उनका संरक्षण अपन देखेंगे। अर्थात ज़रूरी है कि किसी भी कण के लिए अगर वह किसी भी दिशा में गति कर रहा है तो उसके लिए pix इनिशियली एक्स दिशा में और फाइनली एक्स दिशा में संवेग सुरक्षित होना चाहिए, इनिशियली वाई दिशा में और फाइनली वाई दिशा में सुरक्षित होना चाहिए, इनिशियली जेड दिशा में फाइनली जेड दिशा में संवेग है वह सुरक्षित रहना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसके अनुसार अपन ने F बराबर एम डी बी अपॉन डी टी बराबर डी पी अपॉन डी टी इसको लिख दिया है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि सिस्टम 1 के लिए, कण 1 के लिए जो बल का मान है वह है F12 और उसके लिए दूसरे के लिए F21 होगा, एक दूसरे पर आरोपित करने के लिए। तो F21 का मान G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर विद माइनस साइन यूनिट वेक्टर R12 और इसके लिए F12 G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर R12। ओके, अब इन दोनों बलों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में दोनों बलों को बराबर करते हैं तो F12 बराबर माइनस F21 हो गया। अब देखिए माइनस साइन को हटाइए, एक तरफ लेके आइए, तो F12 प्लस F21 बराबर 0, अर्थात जो एक दूसरे पर आरोपित बल हैं निकाय में वो 0 होंगे। और इनके रेस्पेक्ट में अपन मोमेंटम भी देखते हैं, dp1 अपॉन dp1 अपॉन dt बराबर प्लस dp2 अपॉन dt बराबर dp1 प्लस p2 dt। अब ये p1 प्लस p2 हो गया p, तो जब इसका मतलब हो गया F12 प्लस F21 बराबर 0 है तो dp अपॉन dt बराबर 0, तो इसका मतलब p बराबर कांस्टेंट, अर्थात किसी भी निकाय के लिए अगर उस पर आरोपित जो इंटरनल फोर्स है उसका मान 0 है इस निकाय में, या आरोपित बल है उसका मान 0 है, तो उस निकाय के लिए संवेग सुरक्षित रहता है। अब इसी को अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम के रूप में समझाएंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
तो इसमें देखिए एक निकाय लीजिए, यह एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m2 है, इसका वेग v0 है, इसका v02 है। ये टक्कर से पहले की घटना है। जब ये टक्कर करते हैं तो पास पास आते हैं, टक्कर करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। तो F12 और दूसरा F21, एक कण 1 2 पर बल लगाता है, कण 2 1 पर बल लगाता है। तो कण 1 है वह 2 पर बल लगाता है, तो इसके लिए F21, और कण 2 है वो कण 1 पर बल लगाता है, तो F12। ओके, दोनों बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। टक्कर के बाद में ये अलग अलग पथ पर बढ़ते हैं, तो तब उनके वेग भी परिवर्तित हो जाते हैं। उनके वेग बनते हैं v1f और v2f। ये टक्कर के बाद की घटना है। ओके, अब अपन इसको रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि संवेग और आवेग दोनों एक ही प्रकार की चीज़ें हैं, बस फर्क इतना है कि दोनों की प्रकृति में, नेचर में, कि जो आवेग होता है वह है फोर्स विद इंस्टेंट टाइम, इस क्षणिक समय के लिए लगाया गया फोर्स। जैसे किसी को चाटा मारना, अगर किसी को चाटा मार रहे हैं तो वो उस जो कांटेक्ट है वो बहुत ही क्षणिक होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वैसा ही फोर्स सिंपल अगर अपन किसी को ऐसे पुश करेंगे तो उतना ज़्यादा शायद हो सकता है वो इफेक्ट ना हो। वो तो किसी को पुश करना, धक्का देना, उतने ही बल के द्वारा मोमेंटम, और अचानक किसी को चाटा मारना इट्स ए इम्पल्स, या दीवार में कील ठोकना इम्पल्स है। तो ऐसे ही जो निकाय है, उस निकाय के लिए जो कुल बल है, एवरेज बल है, उसको मैंने यहाँ पर डेल्टा सिग्मा एफ माना है। ठीक है, इस पूरे निकाय का, इसमें सब प्रकार के बल आ गए हैं, सभी बल आ गए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। तो कुल जो एवरेज बल है वह सिग्मा एफ हो गया, और इसके साथ में डेल्टा टी समय क्षणिक। इसका मतलब ये बताएगा उस समय के लिए आवेग या इम्पल्स को किसके बराबर हो गए, संवेग में परिवर्तन के बराबर, क्योंकि आवेग और संवेग एक ही होते हैं। तो आवेग, इम्पल्स एंड मोमेंटम के अनुसार अपन ये बता सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट पहले के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, कण 1 के लिए, कण 1 के लिए उस 2 प्रकार के बल होंगे इस कुल बल के अंदर। पहला तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण से होगा, जिसको भार होगा m1g, और दूसरा होगा कण 2 के द्वारा कण 1 पर लगाया गया बल। तो जो सिग्मा एफ है उसको लिख सकते हैं W + F12, भार प्लस कण 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल, इंटू dt बराबर, अब उसका संवेग में परिवर्तन, कण 1 का टक्कर से पहले का संवेग और कण 1 का टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर से पहले का संवेग और कण टक्कर के बाद के संवेग का अंतर। तो ये हो गया फाइनल संवेग, टक्कर के बाद का संवेग माइनस टक्कर से पहले का संवेग। ओके, अब यहाँ पर W1 है वह है एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण से, जो मैंने बताया भार है। और जो F12 है वह है कण 2 के द्वारा कण 1 पर लगाया गया बल, जो कि इंटरनल बल है, यह नॉन ग्रेविटी फोर्स है, ध्यान रखिएगा। अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए देखिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए देखेंगे तो सेम ऐसे W2 प्लस कण 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, F21 इंटू dt बराबर संवेग में परिवर्तन, अंतिम संवेग m2 vf2 माइनस प्रारंभिक m2 v02। ओके, अपने पास ऑब्जेक्ट 1 या कण 1, ऑब्जेक्ट 2 या कण 2 के लिए 2 इक्वेशन आ गए हैं, 1 और 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। जोड़ क्यों रहे हैं, वांछित रिजल्ट प्राप्त करने, डिजायरेबल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। जब कणों को दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में देखिए क्या होगा, W1 + W2 + F12 + F21 ब्रैकेट से बाहर dt, देखिए आ गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बराबर, ये देखिए m1 vf1 + m2 vf2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस साइन कॉमन लीजिए, फिर m1 v01 m2 v02। तो देखिए यहाँ पर ये अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ये वाली W1 + W2 + F12 + F21 ब्रैकेट से बाहर dt डेल्टा टी बराबर m1 vf1 + m2 vf2 माइनस m1 v01 + m2 v02। ओके, अब इस इक्वेशन में देखिए कि F12 + F21 क्या है, एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम तो 0 होगा। ये ऑलरेडी अपने देखो यहाँ पर बता रखा है, एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो उनका कुल सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 कर दीजिए, इसको मैंने 0 कर दिया है। तब इसके बराबर क्या है, W1 + W2 इंटू डेल्टा टी बराबर m1 vf1 + m2 vf2 माइनस m1 ब्रैकेट शुरू m1 v01 + m2 v02। तो W1 + W2 क्या है, यह जो उस पर आरोपित बल था निकाय पर, कौन सा बल, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण से, जो अपन ने कुल बल माना था उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स माने थे ना, तो उसमें यह उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो बल है वह है। और यह किसके बराबर आएगा, W1 W2 इंटू डेल्टा टी बराबर
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो W1 प्लस W2 इंटू डेल्टा टी बराबर PF माइनस PO। तो PF माइनस PO का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके, ओरिजिनेट मोमेंटम, ठीक है। अब W1 प्लस W2 क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ एवरेज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि जो उसका बाह्य बल है उसका कुल सम है, ठीक है, उसका एवरेज ले लिया कुल सम का, ओके, और इंटू डेल्टा टी बराबर PF माइनस P0। और इसको अपने W1 प्लस W2 को एक नई टर्म में लिख दिया सिग्मा F एक्सटर्नल, जो कि सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो W1 प्लस W2 इसके बराबर आ गई, इंटू डेल्टा टी बराबर PF माइनस P0। ये इक्वेशन अपने पास मिल गई है। अभी इस इक्वेशन को आप देखिए कि मैं यहाँ पर कहूँ कि उस निकाय के लिए अगर बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा ना, इसका मान 0 होते हो जाएगा PF माइनस PO बराबर 0, अर्थात PF माइनस PO बराबर 0 होने का मतलब है PF बराबर PO, अर्थात फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। तो किसी भी निकाय के लिए अगर उस पर आरोपित कुल बलों का मान, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, कुल बलों का मान अगर 0 है तो उस निकाय के लिए, उस विलगित निकाय के लिए, आइसोलेट सिस्टम के लिए कुल संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात उसका प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है। यह कहलाती है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ओके। अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे अपन।